अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज का दूसरा दिन था। जी हाँ, वीक का भी और साथ ही साथ मंदी का भी दूसरा दिन था। और मंदी की वजह जो एक है, जो हमारी इस वक्त वॉर सिनेरियो जो सिचुएशन है, वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई। जी हाँ, क्योंकि कल अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रम्प साहब की भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आई, साथ ही साथ जो आज ईरान की तरफ से भी नेगेटिव स्टेटमेंट आई। और इस इन नेगेटिव स्टेटमेंट का जो असर पड़ता है वो पड़ता है ऑयल के ऊपर। जी हाँ, ऑयल जो है वो एकदम से बढ़ जाता है और जब वो ऑयल बढ़ता है तो फिर जो है मार्केट आ जाती है प्रेशर में। जी हाँ, जबकि मार्केट में देखा जाए तो इस वक्त रिजल्ट सीजन भी चल रहे हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब मंदी होती है तो जो है शायद वो चीज भी सपोर्ट नहीं कर पाती। लेकिन आज मुख्तलिफ चीजें हुई, कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। कुछ के रिजल्ट्स आए हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अपकमिंग कुछ मेजर रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। और हो सकता है वो रिजल्ट्स जो है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करें। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और फर्दर क्या स्टोरी होती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जी हाँ, और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं जमशेद हसन साहब, जो कि हेड ऑफ नॉर्थ हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज में। जी हाँ, और उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मिस नातिया, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो आज हमने एक और मंदी का जो है सेशन देखा। ऑल दो कि हमने लास्ट वीक जो है एक मार्केट में एक रैली को भी हमने वेलकम किया, लेकिन अब जो है जाहिर है जो एक मेजर जो इस मंदी का हम ये देखते हैं, ये कहा जाता है कि मार्केट कोई ना कोई वजह ढूंढती है। जब लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट ने रैली की, तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो ये एक और एक सिचुएशन जो वॉर सिनेरियो सिचुएशन है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हुई। तो एक तरह से मार्केट को बहाना भी मिल जाता है सेलिंग के ऊपर आने के लिए। ये भी एक वजह हो सकती है। और जो है इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं, और जो है अभी ये सिनेरियो कब तक रहेगा और इसमें किस तरह से जो है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी मिस नादिया, बिल्कुल आपने जो मेन रीज़न है वो तो पहले ही कवर कर दी कि ये वॉर रिलेटेड न्यूज़ हैं और उससे उसके नतीजे में ऑयल की जो प्राइसेस मूव कर रही हैं, तो हम्म वही एक तरह से जो वोलेटिलिटी है उसे कंट्रोल कर रही हैं। हम्म। तो अभी भी ऑयल ने जंप किया है, $80 से ऊपर निकला है, 84 तक राइट। किया है। तो हाँ। मार्केट में जैसे कि मार्केट ने राइज किया हुआ था, ऑलमोस्ट जो इसकी अपर बाउंड्री है, आप समझ लें कि 82,000 83,000 से लेके हाँ 88,000 तक की, इसके अंदर ही मार्केट पहुंची हुई थी। हाँ 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 और रीजंस भी थी, आपने भी ये भी कवर कर दिया कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स हैं। काफ़ी सारी कंपनीज ने, ना सिर्फ ये है कि उनके अर्निंग्स ने बीट किया है, जो स्ट्रीट का एक तरह से हम्म कंसेंसस था। उसके अलावा ये है कि पे आउट भी अच्छे आए हैं। आपने देखा है कि माड़ी का पे आउट भी अबव एक्सपेक्टेशन था, भले उसमें टैक्स की एंट्री है, लेकिन उसके हम्म बावजूद पे आउट तो आ गया। अर्निंग भी स्ट्रांग है। इसके हम्म अलावा एमसीबी की का पे आउट, यूबीएल का पे आउट, मीज़ान की अर्निंग और उसका पे आउट, मार्केट को सभी ने सपोर्ट किया है। आपने हम्म। फौजी फर्टिलाइजर का देखा, सभी हैवी वेट्स ने मार्केट हाँ। को सपोर्ट किया। हालांकि ये क्वार्टर वो था कि जो वॉर के अंदर गुजरा है, यानी कि जो भी हमारी इंटरनल सीपीआई की चेंज से जो उसके नतीजे में थोड़ा इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना पड़ा, या एक कह लें कि एक वोलेटाइल इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप समझ सकते हैं कि सेल्स का कोई इफेक्ट आ सकता था, तो वो इसी सेक्टर में इसी जो क्वार्टर के रिजल्ट्स थे इसमें हमें रिफ्लेक्ट होता। लेकिन इसमें किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसमें कंपनीज के या तो रिजल्ट्स ख़राब हुए हों। अभी तक हम्म के रिजल्ट्स बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं, और पे आउट भी आया है कंपनीज का। इसके अलावा आप मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी देख लें, तो उसके अंदर करंट अकाउंट भी कंट्रोल में है, हम्म जो डॉलर का रेट कंट्रोल में है। उसके अलावा आप देख लें कि जो यील्ड्स हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जो कि पहले रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, हाँ हाँ हाँ। वो भी बॉन्ड्स की यील्ड्स भी बिल्कुल इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं शो कर रही कि जिसमें हम्म लोग डरे हुए हों या आगे आने वाले वक्त में कोई ऐसी बुराई देख रहे हों कि मार्केट से ज़्यादा
नीचे चली जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ यही होती है कि जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी पैदा करती हैं। और हम्म अभी चूंकि मार्केट हायर साइड पर थी तो वहाँ से कुछ सेलिंग स्टार्ट हुई है। हम्म अभी लोअर साइड पे हम देखें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1,79,000 और उसके बाद 177,000 के ऊपर। और अगर इसी बाउंड्री में ये रुक जाती है, यानी कि ऑयल फर्दर ऊपर नहीं जाता, तो यहीं से भी सपोर्ट आ सकती है। और ज़्यादातर स्टॉक्स मेरे ख्याल में अभी जैसे कि नज़र आया है मार्केट में कि जब रिजल्ट्स बिल्कुल करीब आए हैं या अनाउंस हुए हैं तो उस वक्त उनमें वोलेटिलिटी पैदा हुई है या बढ़े भी हैं। क्योंकि असल जो इस वक्त रिस्क है वो टाइम का रिस्क है कि कब कौन सी न्यूज़ आ जाए। तो कोई भी मार्केट को अर्ली राइज करके या ट्रेंड में चलाने के मूड में नहीं है, ना इंस्टीट्यूशंस हैं ना ही कोई लोकल इन्वेस्टर्स ऐसा कर रहे हैं। हम्म अलबत्ता ये है कि लोअर साइड पे जब मार्केट आती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में मौजूद है, उसमें सभी पूरी ब्रॉडर मार्केट में तभी सभी सेक्टर्स के अंदर आप देख लें कि भले साइक्लिकल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, हम्म फर्टिलाइजर हो, बैंक्स हो, सभी के अंदर सपोर्ट नजर आई है। तो मार्केट इससे एक ही हम नतीजा निकाल सकते हैं कि मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी कोई इस तरह का बड़ा रिस्क नहीं देखती कि जिससे कोई डैमेज हो, कंपनीज ज़्यादा नीचे जाएं। लेकिन एक वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी रह सकती है, ये 10 से 12 हज़ार पॉइंट्स की वोलेटिलिटी है। और अभी मेरे ख्याल में जो पिछले दिनों मार्केट लो गई थी और इसने 1,69,000 के अराउंड मेरे ख्याल में लो दिया था। हम्म तो मेरे ख्याल में अब वो किसी भी सूरत वो लो, यानी कि कोई वर्स्ट केस जो अभी जिस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन है, इसके अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर मौजूद रहेगा। वैसे तो 1,75,000 और 1,77,000 का एरिया जो है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। तो हम्म। बहरहाल एक वोलेटिलिटी का समझ लें कि रीजन है, ओवरऑल मार्केट ठीक लगती है। जी। सही। अच्छा सर, आपने कहा ऑल ओवर मार्केट, बिल्कुल हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी लग रही है। आज अगर हम बात करें तो जो मेजर सेक्टर्स हैं जिनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, उनमें हमने एक जो है सेलिंग प्रेशर देखा, जिसमें हम सीमेंट्स को कह सकते हैं, हम बैंक्स को कह सकते हैं। तो उसकी क्या वजह थी? शायद इसलिए कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं काफी टाइम से, तो इसलिए इसमें इन सेक्टर्स में सेलिंग थी। देखिए जो भी इस वक्त चूंकि एक वोलेटिलिटी की फजा है और हम्म मार्केट के अंदर, और एनवायरनमेंट इस तरह की है कि अगर कहीं पर भी बायर नजर आएगा और प्राइसेस ने भी राइज किया हुआ होगा, यानी कि अभी की जो आप पिछले 1-2 महीने के जो हायर साइड पर होंगी, तो कोई वहां पर जरूर सेलिंग आएगी। और जो सही। बायर होगा वो बिल्कुल एग्रेसिवली बाय नहीं करेगा। जब हम्म न्यूज़ के साथ आ रहा होगा तो पीछे हट के जो स्लो मूव बाय करेगा। तो उसी के नतीजे में ये मार्केट जो थोड़ा नीचे है, तो ये वोलेटिलिटी मेरे ख्याल में भी मार्केट में रहेगी। इसे हम्म यही एक्सपेक्ट करना चाहिए। चीज़ें बिल्कुल हायर साइड पे बिल्कुल एग्रेसिवली बाय नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम्म पर अगर किसी को कुछ हो थोड़ा बाजार में पोजीशंस हल्की भी करना चाहिए, क्योंकि हम्म। मार्केट अभी इस तरह का नहीं है कि बिल्कुल ये ब्रेक करके तो एक बड़े ट्रेंड में मूव करना शुरू कर दो। जी। सही। और सर आज जो है ऑटो सेल्स में साजगार की जो सेल्स के नंबर थे वो काफी डाउन आए, जिसकी वजह से हमने आज देखा कि उस स्क्रिप्ट में जो है काफी जो है वो नीचे भी आया। क्या वजह है? थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप बताएं। जी हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज है इसलिए हम्म कि जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं वो तो 1,700 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं। हम्म हम्म जबकि ये ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं ये तो पहले पैसे लेती हैं और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर करती हैं। हम्म। तो ये आ, इसमें क्या इशू है कि क्या अभी सेल बुक नहीं की गई, या ये है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो सकती जब तक कि या डिस्पैचेस नहीं हो सके किसी वजह से, या हम्म जो भी एक रीज़न हो सकती है। अलबत्ता ये नंबर्स डेफिनेटली कम हैं और इन्हें क्लोजली वॉच करना चाहिए कि ये एक ये वन ऑफ है या एक ट्रेंड की सूरत अख्तियार करेगा। क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है कि अभी कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, हम्म और हर सेगमेंट में रोज़ाना नई गाड़ी आ रही है, और सब बिक भी रही हैं। तो डेफिनेटली उससे सेल तो किसी हद तक तो कम होगी पहली कंपनीज की कंपटीशन स्टिफ होने से। हम्म लेकिन ये जो इतना बड़ा फर्क आया है और साथ मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हाई हैं, तो ये हम्म। मेरे ख्याल में अभी इसका थोड़ा सा इस हवाले से क्लैरिटी आ जाए कि क्या वाकई ये सेल इतनी थी या किसी वजह से डिस्पैचेस कम हो गए हैं।
जी। ओके, सही। और सर बीओबी के हवाले से भी है कि जब से पंजाब गवर्नमेंट ने इनके शेयर्स जो है वो लिए हैं, थोड़ा सा मूवमेंट हमने देखा था, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे थे ये एक कंसोलिडेशन पीरियड में ही चल रहा था बीओबी। बट स्टिल इसमें हम वही देख रहे हैं, वही सिनेरियो देख रहे हैं, थोड़ी सेलिंग देख रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? देखिए, एक तो वही बात आ जाती है कि जब राइट जो हम्म। है वो गवर्नमेंट ही ले रही है, तो हम्म। और उससे डाइल्यूट तो होगी इसकी अर्निंग, हम्म। क्योंकि लेकिन मेरे ख्याल में मार्केट थोड़ा सा इसे ओवर प्ले कर रही है डाउन साइड पे। हम्म। मैं इसे इस तरह से नहीं देखता। मेरे ओके। नज़दीक ये है कि ऑलरेडी अगर 32 बिलियन का कैपिटल है बैंक हम्म। का, और 30 बिलियन फर्दर गवर्नमेंट उसमें डालने जा रही है, तो हम्म। लेकिन जिस रेट पे डालने जा रही है, तो इसकी जो टोटल लिक्विडिटी होगी, जो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे, हम्म। वो तो 24% इंक्रीज होंगे, जबकि इसका कैपिटल डबल हो जाएगा। यानी 32 बिलियन है तो उसमें 30 बिलियन फर्दर ऐड होंगे। लेकिन चूंकि वो कम से कम 38.28 की प्राइस से होंगे, तो जो हाँ। नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे वो बहुत कम है। यानी ये नहीं होगे कि जैसे अभी अगर उसके 3 बिलियन शेयर्स हैं, तो फिर 3 बिलियन शेयर्स और इशू नहीं हो रहे, हम्म। बल्कि वो तो शायद 1 बिलियन से भी कम बनते हैं। 24% आप देख सकते हैं उसका जो भी होगा, इससे इंक्रीज होगा। हम्म। तो आने वाले वक्त में ज़ाहिर इसका बिजनेस भी इंक्रीज होगा। तो अगर फर्ज कर लें कि इसकी ये इंक्रीज आने से, जो कि अभी भी एक स्टेप में नहीं है, दो स्टेप में है, और इससे क्या होगा कि इसके 24% ही हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट होगी अर्निंग। हम्म। तो इस दौरान अगर इसका यही रिजल्ट अगर स्ट्रांग आ जाता है, जैसे कि ₹1.50 के अराउंड इसका रिजल्ट आ रहा है क्वार्टर का पहले, तो हम्म। अगर यही 70-80 पैसा आ जाता है इसी क्वार्टर का, जैसे बाकी बैंक्स के भी स्ट्रांग आए हैं, अभी हमें देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मैं हाइपोथेटिकली एक बात कर रहा हूँ, तो हम्म। वो वैल्यूएशन इसी में ख़त्म हो जाएगी। मतलब नज़र आ जाएगी कि ये तो अर्निंग ऑलरेडी इतनी 20-25% बढ़ गई। तो हम्म। ये कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है कि मार्केट इसका अच्छा। रेट बहुत नीचे जाए। तो मेरे नज़दीक तो यही है कि लोअर साइड पे इसे बाय करने में हर्ज नहीं है। ये आगे जाके इसका प्रॉस्पेक्ट्स ठीक है। जी। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के भी कुछ सवाल हैं तो वो जो है आप कर सकते हैं, टाइम बहुत लिमिटेड है। अच्छा सर, ये बताएं, अटक सीमेंट जो है वो मर्ज होने जा रहा है एफसीसीएल के साथ। इसका क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है? क्या इसका इम्पैक्ट आगे देखेंगे? थोड़ा सा इसका कन्वर्जन रेशो का पता चल जाए ना, तो फिर हाँ। अंदाज़ा होगा कि वैसे तो अभी तो यही अंदाज़ा है कि बेनिफिट ही करेगा फौजी हाँ। सीमेंट इससे। क्योंकि इसकी अर्निंग आ जाएगी हम्म। इसके अंदर। लेकिन चूंकि अभी हमें इसका कन्वर्जन रेशो का नहीं पता कि हम्म। कितने शेयर्स ऐड होंगे, तो फिर उसी से अंदाज़ा होगा कि डाइल्यूशन किस तरह से होगी इसकी। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम्म। अभी तो मेरे ख्याल में जो रिजल्ट अटक सीमेंट का आया है, तो जो फौजी सीमेंट का आया है, हम्म। तो अंदाज़ा तो यही होता है कि इनकी अर्निंग पहले से इंक्रीज होगी या होनी हम्म। चाहिए। लेकिन लेकिन इसमें हतमी बात उसी वक्त की जा सकती है कि जब हमें एग्जैक्ट पता हो कि किस रेशो से ये शेयर्स इशू होंगे। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। जी नवीद, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये निषाद पावर और निषाद चूनिया पावर दोनों में से कौन सा बेस्ट है? और सर टाटा सीमेंट का भी बता दें कि वो कैसा स्टॉक है। जी, निषाद पावर और निषाद चूनिया पावर जो है, इसमें निषाद पावर जो है ये इससे कदरे बेहतर स्टॉक है। उसकी रीज़न ये है, और वो उसका रेट भी उससे ज़्यादा है जो कि प्राइस्ड इन है। एक तो रीज़न तो ये है कि उसके पास कैश ज़्यादा है। दूसरी ये है कि जो रफ़ान के इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उसके अंदर रफ़ान के अंदर निषाद पावर का शेयर ज़्यादा है। बाकी जो इनका ऑटो के अंदर, तो दोनों का शेयर बराबर है, तो उस साइड से तो इतना नहीं है। लेकिन उसके अंदर कैश का ज़्यादा होना और रफ़ान के ज़्यादा शेयर्स परचेज करने से उसकी अर्निंग ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जहाँ तक थट्टा की बात है, तो थट्टा ठीक कंपनी है अभी, मतलब कि ये कोई बुरा स्टॉक नहीं है। उसकी अर्निंग भी बड़ा अच्छा बढ़ी है पिछले दिनों, और उसने जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जाके इन्वेस्ट किया है, वो बेनिफिट कर रही है कंपनी उससे। जी। अच्छा सर, ये टाटा सीमेंट टाटा जो टाटा सीमेंट जो है, शायद ये ट्रैक्टर के बिजनेस में भी है ना? तो उनका क्या हुआ सर, जो ये बिजनेस कर रहे थे, करना चाह रहे थे?
जी बिल्कुल, वो इंटैक्ट है, लेकिन उसका कोई चूंकि वो काफ़ी महंगा ट्रैक्टर है, तो अभी उसके कोई नंबर्स वगैरह का इस तरह से नहीं है कि वो मार्केट शेयर कितना है या कितने ज़्यादा सेल हो रहे हैं। लेकिन यो वो भी एक एस्पेक्ट है थट्टा सीमेंट के हवाले से, कि वो भी डेफिनेटली वो इसका एक बिजनेस है, जिससे एक आप कह सकते हैं कि वहाँ से भी इसकी अर्निंग इंक्रीज हो सकती है। जी। थैंक यू वेरी मच सर। जी वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, हप्पो के हवाले से जो है मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं कि इनके अपने जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है इसमें हैवी बाइंग है, तो ये क्या सिलसिला है और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये स्क्रिप्ट जो है वो ऊपर भी गया था, फिर जो है थोड़ा डाउन भी हुआ। अ, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, हब पावर की के अंदर एक अच्छे क्रेडिबल ब्रोकरेज हाउस ने इसकी कवरेज पे थोड़ा रिसर्च रिपोर्ट शाये की है। और हम्म। उनके नज़दीक ये है कि चूंकि जो गवर्नमेंट ने एक उसूल के तौर पर इस इनके एक प्लांट की टैरिफ को चेंज किया है, और जो हम्म। इसका इफ़ेक्ट आया है इसकी अर्निंग के ऊपर, तो इनके दो प्लांट और ऐसे हैं कि जो उसी पॉलिसी के तहत अगर उनका डिसीजन आता है तो इसकी अर्निंग फर्दर हर्ट हो सकती है। एक हम्म। चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ इसके जो आने वाले 2-3 साल की अर्निंग का जो उन्होंने तखमीना दिया है उसके अंदर अपनी रिपोर्ट में, तो हम्म। वो ये सजेस्ट करता है कि शायद ये अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। लेकिन हम्म। ये ज़ाहिर है कि एक ब्रोकरेज हाउस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि उनकी ये जो रिसर्च है उसके ऊपर जो उन्होंने मॉडल यूज़ किया है, उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो इसकी बज़ाहिर तो पे आउट में तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आता। अलबत्ता इसकी अर्निंग में जो वो फ़र्क दिखाते हैं, अगर उसे मान लिया जाए और वो उसी तरह से आता है, तो फिर हम्म। थोड़ा प्रेशर बना भी है इसके अंदर। टेक्निकल्स पे अगर देखें तो मेरे नज़दीक ये है कि अगर इसके अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, देखिए ये सेंटिमेंट पे होता है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कितने लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस स्टॉक को सेल करें, या कितने लोग अभी अपनी बाइंग को रोकते हैं। हम्म। मेरे नज़दीक ये है कि अगर तो ये ज़्यादातर लोग इसे इस तरह से नहीं देखते जिस तरह से कि इस रिपोर्ट में देखा गया है, तो फिर इसका रेट जो है वो 204-5 रुपए से नीचे जाता हुआ स्टे नहीं करेगा। अगर वो स्टे नहीं करता तो फिर ये रिपोर्ट भले सजेस्ट करती है कि ये 1,76 ₹77 इसकी वैल्यू बनती है, तो हम्म। उसके बावजूद भी, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आप एक निकाल दें। यहाँ शेयर्स हैं, उनकी 600-600 रुपये रेट्स जो हैं वो पब्लिश किए हुए हैं, तो वो अभी 300-300 रुपये के ऊपर कई कई महीने क्वार्टर से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि स्टॉक बिल्कुल वहीं चला जाए, लेकिन इसके प्रेशर जो अभी बना है उसकी रीज़न ये थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ओके, जी। सही। जी वसीम, अपना सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। की आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी जी, मेरा क्वेश्चन था, एक तो मिजान बैंक के रिगार्डिंग, मिजान बैंक को इस रेट पे बाय करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसका रेट बहुत हाई हो चुका है, और सेकेंडली हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का एक ओवरव्यू दे दीजिएगा कि वो कैसा स्टॉक है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो किसी भी स्टॉक की प्राइस को जब हम कहते हैं महंगा या सस्ता, तो उसके लिए जो बैंक्स के हवाले से मेजरमेंट्स हैं कि एक तो उनको उनकी बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं कि ये उसकी तनासब से किस रेट पे ट्रेड हो रहा है। दूसरा ईपीएस के रेफरेंस से भी देख सकते हैं। तीसरा उनका डिविडेंड पे आउट के हवाले से भी देखा जा सकता है। अच्छा, इन तीनों क्राइटेरिया पर देखें तो मीज़ान इस रेट पे थोड़ा महंगा स्टॉक है, यानी कि बाकी बैंक्स के स्टॉक्स इसी क्राइटेरिया पर देखें तो थोड़ा कम सस्ते यानी कि मिल रहे हैं। लेकिन ये जो महंगा है तो उसकी भी एक रीज़न है। वो इसकी बेसिकली ग्रोथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो जब ग्रोथ किसी भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये स्टॉक मार्केट ग्रोथ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है। क्योंकि आने वाले वक्त में किसी कंपनी का अगर बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अभी उसका रेट जो लोग ये फोरसी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसमें ज़्यादा ग्रोथ है, तो वो थोड़ा बढ़ के भी उसे खरीदते हैं। इस वजह से मीज़ान जो है वो काफ़ी हायर मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मेरे नज़दीक तो ये है कि इतना बढ़ के इन रेट्स के ऊपर एग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए। मार्केट आजकल फ्लक्चुएट कर रही है, तो हाँ, अलबत्ता कहीं भी
5-7% इस हाई से नीचे मिल रहा हो तो वहाँ अपनी बाइंग ज़रूर स्टार्ट की जा सकती है। ये एक अच्छा स्टॉक है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के हवाले से जहाँ तक बात है, मैं उस पर कुछ तफसील से तो मेरे नज़र से मैंने उसे नहीं देखा हुआ, लेकिन ये एक अच्छा बैंक है, कंजर्वेटिव काम करते हैं और मेरे नज़दीक इस स्टॉक को हम बुरा स्टॉक नहीं कह सकते। जी सही, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा वेलकम। सर, गवर्नमेंट ने जो है 88 बिलियन जो है उसका पैकेज दिया है एक्सपोर्टर को। तो मुझे ये बताएं कि इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी किन किन स्टॉक्स पे आएगा, कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं जो वो इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे। मैं थोड़ा मास्टर चाहूँगा, मैं फॉलो नहीं किया इस न्यूज़ अच्छा, को, तो इसके सही ऊपर शायद बात ना कर सही। सकूं। और सर यहाँ पर जो है आपकी टॉपिक क्या होगी, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए ये टॉपिक जो है, हाँ। मार्केट वोलेटाइल है अभी। सबसे बड़ी टॉपिक तो मैं ये कहूँगा, यानी मशवरा ये दूंगा कि एग्रेसिवली बढ़ती हुई मार्केट में काम ना करें, और ओके। अगर मार्केट नीचे आ रही हो तो फिर ज़्यादा खौफजदा भी ना हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी हाँ। चीज़ नहीं है। मार्केट्स जो होती हैं, अगर कोई बहुत बड़ी खौफ वाली चीज़ होती है तो उसे प्राइस इन करती हैं, और मार्केट इस तरह से ट्रेड नहीं हो रही कि जिन मल्टीपल्स पे अभी मार्केट ट्रेड हो रही है, हम्म। अगर कोई बहुत बड़ा फियर आने वाले क्वार्टर में या उससे आगे होता तो मार्केट यहाँ ट्रेड नहीं हो सकती थी, मार्केट यहाँ से नीचे होती। तो इसका मतलब यह है कि पार्टिसिपेंट्स को बड़ा फियर नहीं रखते कि मार्केट को बहुत डैमेज होगी या इकॉनमी डैमेज होगी। तो इस हवाले से अब जहाँ तक ये स्टॉक्स की बात आ जाती है, तो ये आज खैर ये ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं ऑटोस में, ये गैल और GHNI। ये कोई भी डिप हो, मैं इन्हें अगले रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट करता हूँ कि हाँ। ये इनका रिजल्ट काफ़ी स्ट्रांग हो गए, और जो इनके सेल्स के नंबर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आगे अभी इनकी ग्रोथ चलेगी। तो कोई भी डिप हो, कोई भी प्रेशर हो मार्केट में, तो इन सही। स्टॉक को बाय किया जा सकता है। मेरे नज़दीक मेपल लीफ और DG खान सीमेंट भी ये डिप में देखें, जो भी ये रैली, जो भी ये वोलेटिलिटी का टॉप बनाते हैं, हम्म। वहां से 10-15% ये नीचे मिल जाते हैं। तो अगर हम्म। ये इस तरह से नीचे डिप करते हो तो इनमें ऐसा फियर नहीं है कि नीचे कहीं बहुत चले जाएंगे। हाँ। आगे आने वाले वक्त की ग्रोथ इनमें जी। रहेगी, इंटैक्ट है, सही। बाय करना चाहिए। अभी जैसे PPL OGDC हमने देखा कि बाड़ी ने भी टैक्स का बेनिफिट बुक किया है हाँ और हाँ। एक हाई डिविडेंड दिया है, तो बिल्कुल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बाकी भी एनर्जी स्टॉक्स जो हैं ये कर ऐसे सकते ही। हैं। तो मेरे ख्याल में OGDC और PPL भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। और बैंकिंग में BOP और नेशनल बैंक भी, नेशनल बैंक का सिर्फ एक इशू है कि ये ईयर एंड पर पे आउट देता है, तो इस वजह से ये थोड़ा स्लो रहता है ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन ये है कि अभी चूंकि हम लास्ट सेकेंड हाफ की तरफ हैं ईयर के, तो इसके अंदर भी डिप में नेशनल बैंक को भी बाइंग लिस्ट में रखना चाहिए। सही जी सही मैम। सही बिल्कुल। जी, उमर फारूक अपना सवाल कर लें। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ग्लेक्सो और इंटरलूप का प्लीज ब्रीफ करते हैं। देखिए दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन मेरी कोई इनमें इस तरह से इन डेप्थ स्टडी नहीं है कि इनके ऊपर इस तरह से कोई बात कर सकूं। इंटरलूप की ग्रोथ बहुत है, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कोई भी एक्सपोर्ट का पैकेज आता है, कोई बेनिफिट आता है, वो ये रीप करता है। कंपनी जो है, उसके मालिक जो जिस तरह से उसे चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट जो जिन्हें ये सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, वो बड़े नाम हैं, तो ये अच्छी कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज जो हैं ये इस तरह की होती हैं कि कहीं पर भी कोई डिप बनती है, जो भी नॉर्मली ये हाई बनाते हैं वहाँ से 10-15% नीचे मिल रहे हो तो आप उनमें जा सकते हैं। अलबत्ता पे आउट में ये स्लो है, कुछ ज़्यादा पे आउट नहीं देता, तो वो चीज़ ज़रूर है। वो हमारी सारी ही टेक्सटाइल में इस तरह से है, लेकिन टेक्सटाइल का अगर कोई शेयर रखना हो तो ये शेयर बुरा नहीं है। जी सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फरहाद अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नादिया। जी वालेकुम सलाम। जमशेद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने जिक्र कर ही दिया टॉपिक्स में PPL एंड OGDC का। आई वांट टू नो कि इनका एक ब्रैकेट में ये मूव कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और आज इन्होंने, मुझे ऐसा फील हुआ कि 10-10 रुपए 15 रुपए ऊपर आए भी हैं। तो व्हाट इज़ द राइट टाइम, इसमें एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, किस रेट्स पे? और दूसरा, मुझे नेशनल बैंक भी आपने टॉपिक में कहा, उसकी भी एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए?
और आखिरी है एंग्रो, एंग्रो एच होल्डिंग। जी जी इनका पे आउट क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इन सब का अंदाजा? जी थैंक जी यू। जी वेलकम जी। अ, देखिए, इसमें एक सिंपल सा रूल होता है कि मार्केट जब नॉर्मली फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो आप अगर खुद भी चार्ट्स पे को देखते हैं या चार्ट्स पर जाएंगे, तो चार्ट्स बेसिकली ये है कि प्राइस बिहेवियर आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम एक स्टॉक जो है उसका बिहेवियर किस तरह से रहता है। तो एक जो बड़ी फ्लक्चुएशन समझी जाती है वो नॉर्मली 20% की समझी जाती है। तो उसका ये होता है कि अभी कोई स्टॉक अगर हाई बनाता है और उसके बाद उसकी प्राइस गिरना शुरू हो जाती है, तो वो जब 15% या उस जो भी हाई बनाया होता है उसके गिर जाए, तो वो बिल्कुल, अगर अच्छा स्टॉक है, पे आउट अच्छा है, उसकी अर्निंग स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ का स्टॉक है, तो वो बड़ा ज़रूरी, आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। तो चूंकि ये ओजीडीसी और पीपीएल थोड़ा सा ये लो बीटा स्टॉक है आजकल। मैंने इनका बीटा वैसे चेक नहीं किया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन की तौर पर कह रहा हूँ कि इनमें कोई ज़्यादा बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। तो ये जो भी हाई देते हैं वहाँ से अगर 7-8% नीचे मिल रहे हों तो वहाँ बिल्कुल इन्हें ऐड किया जा सकता है। दूसरी सूरत फिर वो ब्रेकआउट्स की होती है कि कोई स्टॉक ऐसा है कि कोई रेजिस्टेंस बनाई हुई है, उसे क्रॉस करता है, तो आप उसे बाय कर सकते हैं, जो कि ब्रेकआउट की बाइंग कहते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। तो आप इन स्टॉक्स के ऊपर ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चूंकि टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। और अभी हम ये भी नहीं देख रहे, ना तो इनकी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हुई हैं और ना ही ये देख रहे हैं कि फौरी तौर पर कोई बड़ी रैली स्टार्ट होने लगी है। तो इसलिए कोई भी प्राइस देना कि इस प्राइस पे आप बाय कर लें, तो वो शायद मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको एक यार्ड स्टिक के तौर पर एक बात कर दी है। एंग्रो एच जो है, इसके ऊपर मेरी नज़र से कोई रिसर्च रिपोर्ट अभी गुजरी नहीं है कि जिसमें ये हो कि इसका पे आउट क्या आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता। जी सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सर, थैंक यू। जी वेलकम। अब कल की मार्केट के बारे में सर क्या कहेंगे कि कल की मार्केट कैसी लग रही है और क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मार्केट तो डिपेंड करेगी ऑयल की प्राइस के ऊपर। हाँ। मार्केट चूंकि 2 दिन से थोड़ा नीचे है, तो हम्म। आजकल मार्केट 1-2 दिन जब गिरती है ना, तो फिर सेलिंग भी एग्जॉस्ट ही एक तरह से हो जाती है, कि बहुत सही। एग्रेसिव सेलिंग नहीं है मार्केट में। हम्म। इवन कि आपने देखा कि कल कितनी एग्रेसिव सेलिंग थी हाफ हम्म। आवर में, लेकिन आज उस तरह से कोई पेनिट्रेट करने वाली सेलिंग नहीं थी मार्केट में। सही। तो इस तरह की नहीं है। अगर तो ऑयल की प्राइस थोड़ा नीचे आ जाती है 84 पे जैसे थी, अभी मैंने रिसेंटली चेक नहीं की है, हम्म। अगर ये 80 के करीब आ जाती है तो फिर तो मार्केट कल बढ़ जाएगी। ओके। सही। जी, और अगर नहीं है तो फिर लोअर साइड पे 179,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हम्म। पिछली रैली का हाई था, जिसे क्रॉस करने के बाद ऊपर निकली है, तो ये है। फिर इसके बाद इसने यहाँ से एक लो बनाया हुआ है 177,000। तो मेरे ख्याल में 79,000 और 77,000 के दरमियान अगर इंडेक्स मिल रहा हो, अगर गिरता भी है, तो वहां पर भाई बाय करना चाहिए। तो वहां से एक रिबाउंड मिल सकता है। जी ओके। सही। थैंक यू सो मच सर जमशेद आपका। और जी, जी जी, बहुत यहाँ शुक्रिया। यहाँ पर जो है हमने आपको जो है टॉपिक भी बताई है प्रोग्राम में, वो आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कोट करूँगी कि जो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं और जिनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी लिमिटेड होती है, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि कोई गाइडलाइन के लिए आप कुछ कोई ग्रुप ज्वाइन करें या कुछ भी करें। आप जो है जो नहीं चाहते और चाहते हैं कि उसके बावजूद आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से मेंटेन करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन प्रोग्राम्स को देखा करें। यहाँ पे ना सिर्फ आपको नॉलेज मिल रही होती है, बल्कि आपको टॉपिक भी मिल रही होती है। अगर आप वो टॉपिक्स भी फॉलो करें ना, तो आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज हो सकता है। तो इसलिए ज़रूर जो है आप इन प्रोग्राम्स को बिल्कुल फॉलो किया कीजिए। वंस अगेन सर जमशेद, थैंक यू सो मच। और जो है जी हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।